नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। जल्दी रेल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। रेलवे यात्री टिकट को आधार कार्ड से जोड़ने जा रहा है। पीएमओ ने भी रेल मंत्रालय को इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। शुरुआत में आधार कार्ड से रिजर्वेशन कराने के लिए ही जरूरी होगा, लेकिन बाद में इसे सभी टिकट्स के लिए जरूरी कर दिया जाएगा। पहले चरण में वरिष्ठ नागरिक, फ्रीडम फाइटर और विकलांग जैसी आरक्षित छूटों के लिए आधार कार्ड जरूरी किया जाएगा, जो कि 15 दिनों में लागू हो सकता है, जबकि दूसरे मामलों में करीब 2 महीने में जोड़ा जाएगा। सूत्रों की माने तो टिकट बुकिंग के समय दिए गए आधार कार्ड नंबर यात्रा टिकट पर प्रिंट होंगे। यात्रा के दौरान टिकट पर प्रिंट आधार कार्ड नंबर टिकट निरीक्षक यानी टीई को दिए गए मोबाइल डिवाइस में दर्ज किए जाएंगे। नंबर दर्ज करते ही मोबाइल में यात्री की सारी सूचनाएं और फोटो सहित आ जाएगी, जिससे यात्री को प्रमाणित करने में आसानी होगी। और समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, ये बताइए, रेलवे के इस कदम से कितनी पारदर्शिता आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, इसको आधार कार्ड को रेलवे टिकटिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए को लेकर रेलवे बोर्ड लगातार कई कदम उठा रहा है। इसके फायदे देखे जाएं तो कई हैं, जैसे कि रेलवे टिकटिंग सिस्टम में पारदर्शिता की जो बात कही जा रही है उसमें काफ़ी हद तक रेलवे सफल हो पाएगा। दूसरी, जो रेलवे दलाल का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं, चाहे रेल यात्री के लिहाज से हो या फिर खुद रेलवे के लिहाज से, तो उस पर भी काफ़ी हद तक नकेल कसने में रेलवे कामयाब हो पाएगा। क्योंकि एक बार अगर आप आधार कार्ड से अपनी टिकटिंग सिस्टम को जोड़ सकते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके जरिए अटैच हो पाएगी। तो फिर जो मैकेनाइज्ड वे में टीटी आपका टिकट चेक कर पाएगा और साथ ही उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और जो टाउट्स का प्रॉब्लम है, दलाल का प्रॉब्लम है, उस पर भी प्रभावी तौर पे अंकुश लग पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो आधार कार्ड है, इसको लेकर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि इसको सभी सरकारी कामों में अनिवार्य नहीं माना जाएगा। तो ये एक रेलवे के सामने बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे पार पाएं। दूसरी बात यह है कि आधार कार्ड हर घर तक नहीं पहुंचा है, सभी लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनाया है। इसका जो डाटाबेस है वो बहुत सीमित है। और यही नहीं, डाटाबेस में एक बड़ा संख्या ऐसे भी लोगों का है कि जो फेक, जिनके पास नकली आधार कार्ड है या जो सही आधार कार्ड नहीं है। तो ये तमाम चुनौतियां रेलवे के सामने हैं, जिसको पार करने की या जिसको स्ट्रीमलाइन करने की रेलवे कोशिश कर रही है कि आखिर इसको कैसे सही तरीके से लागू किया जाए। यही वजह है कि आधार कार्ड लिंक्ड जो टिकटिंग सिस्टम है, इसको 2 चरण में इसको लागू किया जाएगा। जो पहला चरण होगा, जो पहला फेज होगा, उसमें सीनियर सिटीजन, डिफेंस के लोग या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये नीति लागू की जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक कि इसी महीने में ये नीति इन चिन्हित लोगों के लिए, इन जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड फेज है उसमें इसको लागू करेंगे, जबकि अगले 2 से 3 महीने में इसको पूर्ण रूप से ऑनलाइन यानी कि IRCTC पर इसको लागू किया जाएगा। सबसे पहले जी बिजनेस ने ये खबर आपको दिखाई थी तकरीबन 2.5 महीने पहले, जब इसकी शुरुआत की गई थी और IRCTC ने प्रपोजल भेजा था रेलवे बोर्ड को। और उस प्रपोजल के बाद अब जाकर संजीदगी इसके लिए भी काफी बढ़ गई, क्योंकि पीएमओ ने इसको लेकर हरी झंडी दी है। जी बहुत शुक्रिया समीर इस बातचीत के लिए आपका। तो बढ़ते हैं आगे और स्पेनिश सुपरफास्ट ट्रेन टालगो के दूसरे चरण का ट्रायल कल यानी शनिवार से होगा। ये ट्रायल मथुरा पलवल रूट पर होगा और इस दौरान ट्रेन का ट्रायल 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर किया जाएगा। ये ट्रायल करीब 1 महीने तक चलेगा। आपको बता दें, पहले चरण में टालगो ट्रेन का ट्रायल मुरादाबाद बरेली रूट पर हुआ था और इस दौरान मेन लाइन पर ट्रेन की स्पीड 80 से 120 किलोमीटर की रफ्तार पर परखा गया था। तीसरे और अंतिम चरण को ट्रायल दिल्ली मुंबई रूट पर होगा, जो 1 हफ्ते तक चलेगा और इन ट्रायल के पूरा होने के बाद इस ट्रेन को दिल्ली मुंबई रूट पर चलाया जाएगा। अगर इस रूट पर ट्रेन चलती है तो दोनों शहरों के बीच सफर 5 से 6 घंटे तक कम हो जाएगा। तो रेलवे अब पैसा कमाने के लिए स्टेशन पर जमा होने वाले कचरे को बेचने की योजना बना रही है। कचरा बेचकर रेलवे पैसा तो कमाएगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छता भारत के मिशन को भी साकार करने के लिए इस योजना को जल्द हकीकत में तब्दील करना चाहती है। रेलवे स्टेशन पर जमा होने वाला कचरा जल्द ही रेलवे के लिए कमाई का नया जरिया बनने वाला है। नई योजना के तहत रेलवे नई दिल्ली जैसे अहम स्टेशनों पर जमा होने वाले कचरे को प्राइवेट कंपनीज को बेचेगी। इससे रेलवे की कमाई तो होगी ही, साथ ही स्टेशनों की सफाई व्यवस्था भी सुधरेगी। कुछ पार्टीज ने ऐसी हम इच्छा जाहिर की है कि हम आपका रेलवे का कचरा जो है अपने ही सोर्सेज से उठवाएंगे और उसकी हमको कीमत भी देंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, गार्बेज का डिस्पोजल भी हो और गार्बेज का वो इस्तेमाल भी करेंगे।
स्टेशन पर जमा कचरे को बेचने के लिए रेलवे कचरा प्रबंधन समूह के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है। इस समूह ने कचरे को 1.5 रुपए प्रति किलो के दर से खरीदने की पेशकश की है। कचरा प्रबंधन कंपनी स्टेशनों पर 24 घंटे कचरा इकट्ठा करेगी। कंपनी कचरे का इस्तेमाल बिजली पैदा करने और खाद बनाने में इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने 12 स्टेशनों से कचरा उठाने की पेशकश की है, जिनमें अमृतसर, अंबाला, हरिद्वार, जम्मू, कटरा, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर, CST मुंबई, मुंबई सेंट्रल और दादर शामिल हैं। रेलवे इसके जरिए न सिर्फ स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना चाहती है, बल्कि कमाई का जरिया भी बना रही है। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। तो ब्लैक मनी घोषित करने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ब्लैक मनी वालों को टैक्स किश्तों में चुकाने का मौका दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 से 4 किश्तों में टैक्स चुकाने की सहूलियत दे सकती है और मार्च 2017 तक अंतिम किश्त चुकाने की छूट मिल सकती है। वित्त मंत्रालय जल्दी इसका ऐलान कर सकता है। ब्लैक मनी पर 4 महीने का कंप्लायंस विंडो 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। स्कीम के तहत टैक्स पेयर को 30% टैक्स, 7.5% पेनल्टी और 7.5% ब्याज समेत कुल 45% चुकाना होगा। तो ब्लैक मनी घोषित करने पर छूट यहां पर दी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ब्लैक मनी वालों को टैक्स किश्तों में चुकाने का मौका दे सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त दीपू जुड़ रहे हैं। दीपू, ब्लैक मनी वालों पर टैक्स किश्तों में चुकाने का यहाँ सरकार की तरफ से मौका दिया जा रहा है, क्या जानकारी? और देखिए, जिस तरह से लगातार ये IDS स्कीम 2016 थी, उसमें 45% टैक्स की बात कही जा रही थी कि जितना ही अमाउंट आप घोषित करेंगे उसका 45% आपको टैक्स देना होगा, लेकिन इफेक्टिव 31% है। लेकिन सरकार इस स्कीम को कामयाब करने के लिए जो वित्त मंत्रालय के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो टैक्स बनता है उसको फेज्ड मैनर में आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में वो टैक्स दे सकते हैं। ऐसी योजना लेकर के वो अनाउंस करने जा रही है और ये घोषणा जल्दी की जा सकती है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों में डर था कि इतना बड़ा अमाउंट वो किस तरह से टैक्स के रूप में चुकाएंगे और उसको फेज मैनर में इंस्टॉलमेंट में कम से कम 25% इस 2 महीने में और आगे के 2 महीने में वो 50% और लास्ट जो किस्त होगी वो 25% से 50% तक की हो सकती है। कुल मिलाकर के मार्च 2017 तक इस टैक्स को पूरा भुगतान करने की एक सहूलियत मिल सकती है। अभी तक दिसंबर 2016 तक पूरा टैक्स देना था, लेकिन आज जिस 30 सितंबर को जो स्कीम का मियाद खत्म हो रही है, जिसमें कि लोगों को डिस्क्लोज करना है, उस पर बढ़ने वाले टैक्स का जो दायरा है वो दिसंबर की बजाय एक तरह से मार्च 2017 तक आसानी से वो अपनी किस्त जमा कर सकते हैं टैक्स की। तो कुल मिलाकर इंस्टॉलमेंट में टैक्स जमा करने की एक बड़ी सहूलियत वित्त मंत्रालय दे सकता है। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने टॉप अधिकारियों से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और पेनी स्टॉक्स में निवेश पर नजर रखने को कहा। इसके जरिए IT विभाग ब्लैक मनी रखने वालों को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, ब्लैक मनी पर 4 महीने का कंप्लायंस विंडो 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और सरकार की कोशिश है कि ब्लैक मनी रखने वाले पैसे को ठिकाने ना लगा सके। IT डिपार्टमेंट ने देश भर के 18 रीजन के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। आला अधिकारियों से उन लोगों को भी स्क्रूटनाइज करने के लिए कहा गया जो IT रिटर्न नहीं भरते हैं। तो नए टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने अपना कार्यभार संभाल लिया। क्या है उनकी प्राथमिकता और क्या है लक्ष्य, इस मुद्दे पर खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आसिम मनचंदा ने। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के? किन मुद्दों पर आप चाहेंगे कि आप सबसे पहले काम करें? मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बड़ी क्षमता है और पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर्टिकुलरली केवल टेलीफोन और बाकी कनेक्टिविटी जितनी देश की बढ़ेगी, हेल्थ, एजुकेशन, सभी सेक्टर्स में हम योगदान कर सकते हैं। ये हम लक्ष्य तय करने वाले हैं। गाँव तक ब्रॉडबैंड पहुँचे, 1 लाख गांव हमने लक्ष्य किया है 2017 तक। उसमें कैसे हम तेज़ी ला सकते हैं और उसे कैसे कम समय के भीतर कर सकते हैं, इस पर हम आने वाले दिनों में विचार करेंगे। कॉल ड्रॉप की समस्या से देश जूझ रहा है। किन उपायों को जल्दी से जल्दी लागू करके इससे आम उपभोक्ता को राहत मिले, ये हमारी प्राथमिकता में होगा। सर, स्पेक्ट्रम नीलामी की भी बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि कितना आप उस नीलामी से आपको कमाई होगी और कब तक नीलामी के हम देख सकते हैं? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि पारदर्शी तरीके से नीलामी शुरू हो गई है इस देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद। उसी तरीके से होगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। रिजर्व प्राइस जो अभी तक अनुमान लगाया गया वो लगभग
5.66 लाख करोड़ का है। अब नीलामी में अगर सरकार को ज़्यादा मिले कम मिले तो वो तो नीलामी के बाद पता लगेगा। आज उसके बारे में सही राशि का आकलन करना मुझे लगता है उचित नहीं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग को लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों ने बिल्डिंग में घुसने से रोक दिया गया। साथ ही जो लोग बिल्डिंग में हैं जिन्हें सुरक्षित जगह पर छिप जाने को कहा गया। और कैपिटल का कहना है कि वो एक व्यक्ति की तलाश कर रही है, लेकिन इसे लेकर उसने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। जानकारों का कहना है कि पुलिस एक महिला की तलाश कर रही है जो गन लेकर बिल्डिंग के आसपास कहीं छिपी हुई है। अमेरिका के डैलस में पुलिस पर अश्वेतों के हमले में जिस दूसरे अश्वेत ने पुलिस पर गोलियां बरसाई थी, उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस आरोपी अश्वेत से सरेंडर करने के लिए बातचीत कर रही थी, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार करते हुए खुद को गोली से उड़ा लिया। हम आपको बता दें कि अमेरिका में पुलिस की गोलियों के शिकार बने अश्वेतों का गुस्सा भड़क उठा था। अश्वेतों ने टेक्सास के डैलस शहर में पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 5 पुलिस अफसर मारे गए, जबकि 5 पुलिस अफसर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि पुलिस की फायरिंग में 2 अश्वेतों की मौत के खिलाफ अश्वेत लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में शामिल हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो स्टार्टअप्स को श्रम कानूनों से 1 साल की राहत मिल गई है, यानी ऐसी कंपनीज का लेबर इंस्पेक्टर औचक निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस छूट को पाने के लिए स्टार्टअप्स को ऑनलाइन डिक्लेरेशन देना होगा। स्टार्टअप्स को बूस्टर डोज देते हुए सरकार ने लेबर लॉ से बड़ी राहत दी है, यानी स्टार्टअप कंपनियों को 1 साल के लिए इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल गई है। सरकार ने एक्शन प्लान के तहत 1 साल के लिए स्टार्टअप्स को 6 लेबर कानूनों से छूट दी है। लेबर इंस्पेक्टर 1 साल तक स्टार्टअप कंपनियों का औचक निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। हालांकि इस छूट को हासिल करने के लिए स्टार्टअप्स को ऑनलाइन डिक्लेरेशन देना होगा और DIPP से स्टार्टअप का सर्टिफिकेट भी लेना होगा। इस बारे में केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। कई सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं और रिटर्न्स हैं और इनके इंस्पेक्शंस हैं, और स्टार्टअप्स में 3 लोग 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोग काम करते हैं और उनके पास टाइम कम है अपने आइडिया और अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करने में। तो आवर व्यू इज़ दैट इन द इनिशियल पीरियड टिल दे आर एबल टू फ्लाई we should go very easy on them and not have too much of compliance. स्टार्टअप्स को जिन कानूनों से छूट मिलेगी उनमें शामिल हैं बिल्डिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1972, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और कर्मचारी राज्य इंश्योरेंस एक्ट 1948। स्टार्टअप को इनवाइट करने के लिए नई पॉलिसी में बहुत सुविधाएं दी गई हैं और एक पूरा प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि उनकी सारी ऊर्जा अपने इनोवेशन में, अपने काम में लगे। उन्हें जो भी सरकारी सुविधाएं चाहिए वो तुरंत मिल जाएं, उसके लिए दौड़ भाग ना करनी पड़े। तो इसमें हमने ये प्रयास किया है कि सारी चीज़ें जो भी एक स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें एक ही रूफ के नीचे मिल जाए। मोदी सरकार का फोकस देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने का है और इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की थी। अब 1 साल के लिए लेबर कानूनों से राहत देकर सरकार ने साफ कर दिया है कि स्टार्टअप उसके एजेंडे में काफी ऊपरी पायदान पर है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बात करते हैं शेयर बाजार की। आज के सत्र में बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी ने 8300 का स्तर भी तोड़ दिया। सेंसेक्स 75 अंक और निफ्टी 15 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा ऑटो शेयर्स में खरीदारी रही। बैंकिंग, इंफ्रा, तेल गैस और टेलीकॉम शेयर्स में गिरावट देखने को मिली।
तो मानसून की रफ्तार पकड़ते ही खरीफ की बुआई में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई और पिछले हफ्ते के मुकाबले बुआई लगभग दोगुनी हो गई है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई तक करीब 4 करोड़ 6 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई, जबकि 1 जुलाई तक करीब 2 करोड़ 16 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई थी। हालांकि पिछले साल के मुकाबले बुआई करीब 25 लाख हेक्टेयर कम है। दिलचस्प तो ये कि दलहन और धान की बुआई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब तक करीब 82 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई, जबकि पिछले हफ्ते तक यह आंकड़ा 48 लाख हेक्टेयर से भी कम था। हफ्ते भर में दलहन की बुआई करीब 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गई। तो महाराष्ट्र में आज फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 10 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। एक राज्य मंत्री का प्रमोशन हुआ। हालांकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। राज्यपाल विद्यासागर राव ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 6, शिवसेना के 2 और सहयोगी दलों के 2 सदस्यों को शामिल किया गया है। शिवसेना के राज्य मंत्री राम कुमार शिंदे को कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट किया गया है। आगे के लिए इस महाराष्ट्र का किसान सुखी संपन्न हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अभी मंत्री पद में 2 बढ़ने की वजह से और ज्यादा जब जिम्मेदारी शिवसेना के लोगों पे आ चुकी है और जो जितना हो सके लोगों का काम करने की कोशिश हम करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। नहीं, उनकी तो शुभकामनाएं हैं, इसलिए तो मंत्रिमंडल में सहभागी हुए। फडणवीस सरकार ने 31 अक्टूबर 2014 को शपथ ली थी। फडणवीस के साथ 7 कैबिनेट मंत्रियों और 2 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। 5 दिसंबर 2014 को शिवसेना भी फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। शिवसेना के कोटे से 10 और बीजेपी से भी 10 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी आज यात्रा के दूसरे पड़ाव पर दक्षिण अफ्रीका में हैं। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जैकब जुमा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। पीएम मोदी जोहानिसबर्ग में ओल्ड फोर्ट प्रिजन कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे। 1906 में इसी जेल में महात्मा गांधी कैद रहे थे। नेल्सन मंडेला भी इसी जेल में बंद रहे। In the last 2 decades, our relationship has been a story of strong advances and concrete achievemements. दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान पीएम डर्बन से पीटर मैरिट्सबर्ग के बीच ट्रेन का सफर करेंगे। पीटर मैरिट्सबर्ग वही स्टेशन है जहां 1893 में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। 10 जुलाई को सुबह पीएम तंजानिया पहुंचेंगे। शाम को दौरे के अंतिम पड़ाव में केन्या पहुंचेंगे। पहले दुनिया का सबसे सस्ता फोन और अब सबसे सस्ता एलईडी टीवी। रिंगिंग बेल्स कंपनी एक बार सुर्खियों में है, लेकिन क्या वाकई ये फोन चाहने वालों तक पहुंचेगा? पर कितनी सच्चाई है दावों में, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का सबसे सस्ता फ़ोन बेचने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स ने दोबारा से लोगों को हैरान कर दिया है अपना सबसे सस्ता एलईडी टीवी लाके, जिसका दाम रखा है सिर्फ 9900 रुपये। तो हमने भी कोशिश करी इनकी वेबसाइट पर जाकर देखने की कि आखिर आप इनके प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इनकी वेबसाइट खोली है और वेबसाइट खोलते ही हमें दिखते हैं इनके फ्रीडम 251 जो अभी तक का इनके सबसे पॉपुलर था, वो उसका आपको जिक्र कहीं पे भी नहीं दिखता है। आपको यहाँ पे 6 फीचर फ़ोन्स दिखते हैं, आपको यहाँ पे 2 स्मार्टफोन्स ज़रूर दिखते हैं और आपको पावर बैंक्स दिखते हैं। और जी हाँ, जिसकी इन्होंने बात करी है एलईडी टीवी, उसका बहुत ही छोटा सा एक इन्होंने यहाँ पे दिखाया है और लिखा है कमिंग सून। अगर हम पूरी वेबसाइट पर बात करें तो इन्होंने कहीं भी फ्रीडम 251 जिसका दाम सिर्फ 251 रुपये में आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं, इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया है। आप इनके प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो जी हाँ, आप देख सकते हैं फ्रीडम 251 सबसे ऊपर ज़रूर आता है। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस और दाम ज़रूर है, लेकिन इसको खरीदने का और कब ये कैसे लोगों तक पहुंचेगा इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी के सीईओ यानी मोहित गोयल का दावा है कि बहुत ही जल्द, इनफैक्ट आज से उनके 5251 फ्रीडम 251 लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे और अगले फेज़ में 2 लाख फ़ोन्स और लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े वादे और दावों की सच्चाई कितनी है। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। तो पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जैसा जंक फूड खाना अब महंगा होने वाला है। केरल देश का पहला राज्य बन गया जिसने जंक फूड का फैट टैक्स लगाने का ऐलान किया है।
केरल सरकार ने जंक फूड पर 14.5% का फैट टैक्स लगा दिया। यानी कि केरल में अगर आप पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जैसे लजीज फूड खाना चाहते हैं तो आपको 14.5% अलग से टैक्स चुकाना होगा। राज्य की नई एलडीएफ सरकार ने बजट में इस टैक्स का ऐलान किया। सरकार के फैट टैक्स लगाने से मल्टीनेशनल फूड चेन के सबसे बड़ा झटका लगेगा। राज्य सरकार ने साथ ही रेडी टू ईट चपाती पर 5% का टैक्स लगा दिया। दरअसल जंक फूड के कंजप्शन को घटाने के लिए पूरी दुनिया में बहस हो रही है। डेनमार्क और हंगरी जैसे कुछ देशों ने पहले ही जंक फूड पर फैट टैक्स लगा चुके हैं। हालांकि डेनमार्क ने बाद में इसे हटा दिया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि जंक फूड पर जो फैट टैक्स लग रहा है और कितने जंक फूड में कितनी कैलोरीज होती हैं। 7,700 कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं तो 1 किलो वजन उसका आपसे बढ़ जाता है। अब अगर आप पिज्जा का 14 इंच का स्लाइस लेते हैं तो उसमें भी आपको बता दें 2,269 कैलोरीज होती हैं। फ्रेंच फ्राइज 100 ग्राम का पैक 312 कैलोरीज, बर्गर जिसमें 100 ग्राम का पैक आप लेते हैं तो 295 कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं। आइसक्रीम में भी 100 ग्राम के पैक में 207 कैलोरीज होती हैं। कोल्ड ड्रिंक 330 मिलीलीटर की अगर आप पीते हैं तो उसमें 142 कैलोरीज का इंटेक आप कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जंक फूड से होता क्या है, किस तरीके से ये हानिकारक है आपके लिए। बच्चों में मोटापे की बड़ी वजह माना जाता है जंक फूड। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है। दिमाग पर असर पड़ सकता है जंक फूड से। मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होने का यहाँ पर खतरा भी है। अक्सर आप डिप्रेशन के भी इसमें शिकार हो जाते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास भी घटता है। किडनी, लीवर पर जंक फूड से असर पूरे तरीके से संभव है। सोडियम, पोटेशियम की मात्रा संतुलित नहीं होती है। कैंसर का खतरा इससे बढ़ता है। टीनेजर्स में डिप्रेशन की समस्या ये बढ़ाता है, जैसा कि पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया। और शरीर की पाचन क्रिया पर असर डालता है जंक फूड। तो अब वो दिन बीते जमाने की बातें होंगी जब ट्रैफिक के कारण आप परेशान होते थे। जल्दी वो दिन आएगा जब ना आपको तंग सड़क या फ्लाईओवर के कारण परेशानी होगी और ना ही आपको ट्रैफिक की मार झेलनी होगी। यानी कि दिल्ली होगी ट्रैफिक की टेंशन से फ्री। वैसे ये सब सुनकर आपको सपना सा लगेगा, लेकिन जल्दी हकीकत होगी। एम्स से मोती बाग तक एक ऐसा फ्लाईओवर बनेगा जो आपकी करीब 7 किलोमीटर की दूरी को सिमटा देगा। जिस रास्ते को आपको पार करने में फिलहाल 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है, जल्दी वो चंद मिनटों में पार होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत और कितने फ्लाईओवर शामिल किए जाएंगे और इसे कितना फैलाया जाएगा, इसकी स्टडी शुरू कर दी गई। उम्मीद है कि दिल्ली वालों को ये तोहफा 5 साल में मिल जाएगा।